हाँ पेपर वो शीट निकालो वेव ऑप्टिक्स की। चलो फर्स्ट का आंसर आगरा, सेकंड बॉम्बे, थर्ड आगरा चेन्नई, फोर्थ का 2, फिफ्थ का हैंसब्रूड, सिक्स का आंसर आगरा, 7 का दिल्ली, 8th का दिल्ली, 9 हैंसब्रूड, 10th में करेक्शन था कल डिस्कस हो गया था, 11 का आगरा। चलो 12th का, हाँ वो आई कैप में है, ये जे कैप में है, तो आई जे ये के कैप में आएगा, के कैप में और ई बाय सी चेन्नई। 13 का दोनों साइन वाला आंसर है आगरा। 14 का दिल्ली, दिल्ली कुछ 0.6 इंटू 10 पर -3 टाइप का बन रहा था। 15 का चेन्नई। हाँ 13 क्वेश्चन में सीडी फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें इसको। कॉस ओमेगा टी है, पहले इसको ई नॉट बाय 2 कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी अलग करें, ई नॉट बाय 2 कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी। बातें करना बंद करें और इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो इसका अलग निकाल लो, ये बन जाएगा कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस में आ जाएगा ई नॉट बाय 2 सी कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी। इसका अलग आंसर निकालो, इसका अलग आंसर निकालो, ये के कैप में आएगा, ये माइनस के कैप में आएगा, या जो भी है जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था? आई कैप, तो ये जे कैप में। लेकिन इनको कंबाइन करोगे, बातें करना बंद करो, तो 2 साइन के जेड साइन ओमेगा टी, ये आंसर आएगा। तो अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो पहले सीडी फॉर्मूला लगा के 2 स्टैंडर्ड फंक्शन में तोड़ लो, फिर सॉल्व करो। चलो अब अपन आ गए कौन से क्वेश्चन पे? 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन वाले पे। चलो 16 का आगरा चेन्नई दिल्ली, 17 दिल्ली, 18 हैंसब्रूड, 19 20 21 का बॉम्बे, 22 बॉम्बे, 23 बॉम्बे, 24 दिल्ली, दिल्ली, 25 बॉम्बे, दिल्ली, दिल्ली कर लो, 26 का चेन्नई, 27 बॉम्बे, 28 दिल्ली, 29 दिल्ली, दिल्ली दिल्ली आएगा। रेशो 2x ही तो है। इंटेंसिटी का रेशो 2x है, I और एक का 2ix, तो A और √2ax, तो मैक्सिमम कितना बनेगा? A 1 + √2x, मिनिमम कितना बनेगा? A 1 - √2x। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। पूछा क्या है, सॉल्व कर लो। कौन सा क्वेश्चन नंबर 24? इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंट्रांजिटिव क्या है? अरे इंटेंसिटीज है यार, वो कुछ तो इंटेंसिटीज है। चलो 28 दिल्ली, 29 का भी दिल्ली, 30 का नहीं करना था, 42 से करने थे। अब 42 का हैंसब्रूड आया, 43 हैंसब्रूड, 44 चेन्नई, 45 हैंसब्रूड, 46 हैंसब्रूड, 47 चेन्नई, 48 आगरा, 49 चेन्नई, गोला। इफ अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट सेपरेशन डबल किया बिटवीन द स्लिट, ये डबल किया और वो 6 गुना कर दिया, तो पहले ये कितना था? 6/5 इंटू डबल 12/5। ये आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है? पहले इतना था, अनादर मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो 6/5 ये हो गया और आधा ये हो गया, 3/5 0.3 दिल्ली है तो सही। 49 का दिल्ली, 50 का हैंसब्रूड, 51 हैंसब्रूड, 52 हैंसब्रूड, 53 बॉम्बे, 54
हैंस प्रूव्ड आ गया इसका। 55 चेन्नई, 56 आगरा में ऊपर ए नॉट है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बीटा मिन निकाल लो, डी लैम्डा बाय डी, एक बीटा मैक्स निकाल लो। 57 दिल्ली, 58 बॉम्बे, 59 बॉम्बे, 60 61 दिल्ली। ये 600 दो तीन बार आंसर नहीं आया, ये 600 आंसर दो बार तो मुझे यही दिख गया। तो वेव ऑप्टिक्स का आंसर 600 आता है मतलब। चल और कौन सा था? एक और था टॉपिक अगला भी। चलो 62 से 62 है प्रूव। 63 में वो 1 मिलीमीटर होगा, स्मॉल डी गलत छपा है। 64 का दिल्ली, 65 चेन्नई, 66 हैंस प्रूव, 67 एक से ज्यादा व्हेन अ ग्लास प्लेट, ओके ग्लास प्लेट है अभी नहीं करना। 68 का हैंस प्रूव, 69 1, चलो 70 आगरा, हाँ लगभग इतना ही आ रहा था। 71 दिल्ली कर लो, 72 73 चेन्नई, 74 दिल्ली। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। एक की इंटेंसिटी I लेना है, एक की इंटेंसिटी 2I है। एक की इंटेंसिटी I, एक की 2I और I मैक्स की वैल्यू 9I। बातें करना बंद करिए। पिछली क्लास में जो हमने फिनोमेना पढ़ी उसमें दो लाइट के सोर्सेस थे, आइडेंटिकल सोर्सेस थे, कोहेरेंट सोर्सेस थे। और इसमें हमने देखा कि यह पैटर्न कुछ ऐसा बना। ओ पॉइंट पे डेल्टा 0 आया और ये लेंथ बीटा, ये लेंथ बीटा, ये लेंथ बीटा, और बीटा की वैल्यू हमारी थी डी लैम्डा बाय डी। ठीक है, और पाथ डिफरेंस हमारा कितना था? डी साइन थीटा, इसी को डी टेन थीटा लिख सकते हैं, और इसी को लिखने का बढ़िया तरीका था वाई बाय बीटा इंटू लैम्डा। ठीक है, अगले मैक्सिमा पे लैम्डा आया, अगले मैक्सिमा पे 2 लैम्डा आया, और इसमें हमने देखा डेल्टा एन लैम्डा मतलब मैक्सिमा, तो इस पे y की वैल्यू एन बीटा आई, और डेल्टा ऑड लैम्डा बाय 2 मतलब मिनिमा, और इस पे y की वैल्यू एन बीटा माइनस बीटा बाय 2। यहां तक ठीक है? ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट, जहां 2 स्लिट यूज की गई। अब ये हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अब हम देखते हैं लाइट एक सिंगल स्लिट से पास की जाए। ठीक है, तो बताओ कॉमन सेंस क्या कहता है कि लाइट कैसी दिखनी चाहिए? कैसी दिखनी चाहिए? बीच में एक ब्राइट स्पॉट आएगा, हाँ, तो ऐसा लगता है कि बीच में एक ब्राइट स्पॉट लाइट का आना चाहिए था, ये कुछ ऐसा बनना चाहिए। ऐसे ही तो होता है जनरली कि किसी होल में से लाइट पास कराते हैं, तो जैसे कोई कार्डबोर्ड ये है, ये होल है, ये लाइट पास कराते, तो ये होल में ऐसा एक ब्राइट स्पॉट सामने बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं सिंगल वेवलेंथ की लाइट फेंकूं तो ऐसा नहीं होगा। जिंदा कर लूं इसको। हाँ,
ये ब्राइट है ना, ये अजीब सा दाने दाने क्यों दिख रहे हैं इसमें? इस पे आगे कुछ लगा होगा शायद, लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ देखिए, इसमें दाने दाने दिख रहे हैं, वो शायद इस पे आगे जो फिल्टर लगा है ना उसकी वजह से है, लेकिन वो हट नहीं रहा है। एनीवे, ये ब्लेड है और ब्लेड के बीच में एक पतली स्लिट बना रहा हूं मैं। दो ब्लेड के बीच में बिल्कुल पतली सी स्लिट, मतलब ये काफी महीन सा गैप कर रहा हूं। अब मैं इस गैप से लाइट को क्रॉस करा रहा हूं और सामने देखते हैं कि कैसा दिखता है। नहीं दिखा? उधर दिखाता हूं दूर। अरे हर उसमें लाइट बंद, तो इतना ब्राइट है दिखेगा ना, इसमें क्या की लाइट बंद करो। दिखा? देखिए फैल रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अल्टरनेट डार्क और ब्राइट टाइप की लाइंस भी दिखेंगी। ये देखो बीच बीच में डार्क लाइंस हैं, नहीं दिखा? मुझे तो दिख रहा है, देखो देखो, बोर्ड पे शायद ही दिखे। अरे बोर्ड पे पास है ना, मुझे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। फ्रिंज विथ बड़ी आएगी जब डी लैम्डा बाय डी, कैपिटल डी क्या है? स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये मुझे बड़ा रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं उतने दूर बना रहा हूं। अब वहां से करूंगा तो लाइट से क्या फर्क पड़ेगा यार? लाइट से मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ेगा। लाइट यहां से बोर्ड पे बनाता हूं। हाँ मुझे पता है नीचे नहीं आया, वो सोचा उतनी दूर जाना पड़ेगा नीचे लाने के लिए उसको। एक बीच में ब्राइट स्पॉट तो दिख रहा है, साइड में तो पूंछ भी दिख रही होंगी, लेकिन वो एक्चुअली जो पूंछ है ना, वो अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न है। ये फ्लैट सरफेस कहीं दिखती तो उस पर शायद, मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुझे पहले से पता है कि क्या देखना है ना? फ्लैट सरफेस कौन सी है ये? अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड्स। क्योंकि दो चीजें एक साथ मुझे कंट्रोल करनी पड़ रही हैं। अब दिखा, देख लो, दिखा? बीच में एक ब्राइट स्पॉट है और आसपास थोड़े कम ब्राइट लेकिन बीच में डार्क लाइंस भी हैं। दिख गई सबको? अब बोलना मत नहीं दिखी, अब मैं मान के चलूंगा दिख गई हैं। अब वो बड़ा मुश्किल है हर जगह दिखा पाना। ओ ये कितना अच्छा दिखा, लो मुझे दिख रहा है, ये देखो, और चौड़ा पैटर्न दिखा। दरअसल ये विथ इसलिए बदल रही है क्योंकि ब्लेड के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है। अब दिखा? एक नंबर दिख, और अच्छा देख लो, लो लास्ट कॉलोनी वाले इधर वाले भी। अरे दिखेगा, रुक तो जाओ। अब तो मैंने मान लिया दिख गया। तो ये अजीब है क्योंकि ब्लेड के बीच में पहले तो ये देखिए कि गैप इतना सा था, इतना छोटा गैप था तो इतनी पतली लाइन बननी चाहिए, लेकिन लाइन तो इतनी मोटी तक दिखी। और वो लाइन उतनी मोटी दिखना सरप्राइजिंग नहीं है जितना कि उसके बाद डार्क और फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क दिखना है। तो ये कॉमन सेंस को कंप्लीटली डिफाई करता है कि कॉमन सेंस ऐसा नहीं कहता। हमें ऐसा लगता है मान लो इससे लाइट गई भी होती और लाइट थोड़ी फैली होती
तो मान लिया कि ठीक है यहां से पतली लाइन है, दूर जाके फैल गई, लेकिन फैलने के बाद डार्क ब्राइट ये क्यों हुआ? समझ गए? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और उम्मीद है प्रिडिक्शन हमारा ऐसा था, कहा जाए तो रेक्टिलिनियर मोशन के हिसाब से तो प्रिडिक्शन हमारा इतना था कि इसी साइज का ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए इधर। ये मैं इंटेंसिटी बना रहा हूं, लेकिन बना कैसा? पहले तो इसकी साइज कुछ और थी, और इसके बाद क्या ये इंटेंसिटी का वेरिएशन फील कर पा रहे हो? थोड़ा सा डबल स्लिट जैसा ही है। डबल स्लिट में भी ऐसा ही दिखता है, बस डबल स्लिट में सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बराबर होती है और सभी की साइज भी बराबर होती है। इसमें बीच वाला ज्यादा मोटा था, बीच वाले की फ्रिंज साइज ज्यादा थी, इनकी साइज कम थी। क्लियर? तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि यहां आखिरकार क्या हुआ है। और यहां ऐसे लग रहा है कि मानो इस पॉइंट पे अच्छा खासा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। ये रिलेटिवली ज्यादा ब्राइट थी, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव यही हुआ होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहला क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इंटरफेरेंस करने के लिए सोर्स एक से ज्यादा चाहिए, सोर्स तो एक ही था। तो क्या वाकई में वो एक ही सोर्स था? क्या वाकई में एक एलईडी से जो लाइट निकल रही वो एक ही सोर्स है? वो तो जितने एटम्स एक्साइट डीएक्साइट हो रहे हैं वो सब अपने आप में सोर्स हैं, और ये खुद कई एटम से मिलकर बना है। मतलब जो आप सिंगल सोर्स अभी तक सोचते आ रहे हो, इसमें हर पॉइंट एक लाइट का सोर्स है। समझ में आया? और ये लाइट के सोर्स ये चारों तरफ लाइट फेंक रहे हैं ऐसे। क्लियर? तो अगर मैं इस पॉइंट पे लाइट की बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट पे सबकी लाइट गिर रही है, इस पॉइंट पे भी सबकी लाइट गिर रही है। बात समझ में आई? तो किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, किसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। ठीक? तो अगर हम ये मान लें कि, और जो कि मानना भी चाहिए यही सही है, कि जितना जहां भी आपको लाइट मिल रही है एवरी पॉइंट बिहेव्स लाइक एन इंडिपेंडेंट सोर्स। जैसे इवन यहां भी तो हमने यही माना था कि दो लाइट के सोर्सेस हैं। दरअसल इसके अंदर भी इनफाइनाइट लाइट सोर्सेस हैं, इसके अंदर भी इनफाइनाइट है, इनका कॉम्बिनेशन एक सोर्स, इनका कॉम्बिनेशन एक सोर्स। तो वैसे ही अगर हमने लाइट यहां देखी तो इस वाले पार्ट के लिए ये हर चीज एक आपस में एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। दीज आर इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस। और अब हम किसी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑब्जर्व करते हैं वो इन सब का रिजल्टेंट ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? तो अगर मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे लाइट देखी तो इस पॉइंट पे इसकी और इसकी ये वेव्स हमने इस पॉइंट पे इकट्ठी करी, तो ये सिर्फ दो वेव तो है नहीं, ये 1 करोड़ वेव्स हैं। यहां तक ठीक है, लेकिन यहां क्या ये समझ में आ रहा है कि इनमें एक पाथ डिफरेंस है, ये डेल्टा, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। और अब मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर ये डेल्टा की वैल्यू लैम्डा हो जाती, इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल हो जाता, तो ये वाला क्या मिलता हमारा? मिनिमा। ये मैंने गलती से नहीं लिखा, वाकई में मिनिमा मिलेगा। अब ये भी अलग ही अजीब बात है कि ये कैसे, कि अभी तक डेल्टा लैम्डा को मैक्सिमा बोलते आ रहे थे, अब मिनिमा बोल दिया। तो यहां फील करना, ये पहली और आखिरी के वेव के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है। क्या हर दो के बीच का लैम्डा है? अगर पहली और आखिरी का लैम्डा है तो पहली और मिड पॉइंट इस वाले का कितना होगा? लैम्डा बाय 2। इसका और इसका लैम्डा बाय 2। तो इस वाले का पहले का फेजर इधर बनेगा, तो इस वाले का फेजर इधर बनेगा, इसके क्वार्टर में यहां बनाते उसका इधर, यहां बनाते उसका फेजर इधर। क्या ये समझ पा रहे हो? ये सभी फेजर ऐसे घूम रहे हैं। तो पहला और आखिरी अगर फेज में आ गए, इसका मतलब सब कट गए। ये समझ में आया? इनफाइनाइट चीजें हैं। और अगर ऐसे फील करिए, मैं ये कह रहा हूं पहली वेव और आखिरी वेव के बीच में मान लो लैम्डा बाय 6 का गैप आता, तो पहला फेजर इधर, आखिरी वाला फेजर पाई बाय 3 पे बना है, पहला और आखिरी। बाकी फेजर
सब बीच में कहीं बने होंगे। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि ये गैप क्या बता रहा है? पहले और आखिरी फेजर के बीच का गैप। और अगर ये गैप घूम के 2 पाई हो गया तो सब कट गए। तो समझ में आया ये अलग क्यों हो गया कि डेल्टा इक्वल टू लैम्डा पे मिनिमा क्यों निकला। ठीक है, अभी थोड़ा और देखते हैं। अभी छापिए मत, अभी बस समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। अब मैं यहां से, जैसे मैं इस पॉइंट पे गया, यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा आया और मैंने कह दिया कि ये वाला पॉइंट मिनिमा है। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो पाथ डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? 2 लैम्डा भी मिनिमा है, माइनस लैम्डा भी मिनिमा है। फील कर पा रहे हो? -2 लैम्डा भी मिनिमा है। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्योंकि जब जब लैम्डा होगा तब तक कंप्लीट राउंड लग गया होगा, तब तक कैंसल आउट हो गए होंगे। जरा पाथ डिफरेंस 0 वाला केस देखें। पाथ डिफरेंस 0 वाला केस, पहला और आखिरी राउंड लगा के अगर 2 पाई है तो कटेगा, लेकिन पहला और आखिरी इधर है, मतलब सबके सब इधर है। तो इसको आप ये फील करिए कि अगर ये डेल्टा 0 हो जाता, ये डेल्टा 0 होता कब? जब रे ऐसी जा रही होती, ऐसी जा रही होती, तो पाथ डिफरेंस पहली और दूसरी के बीच में नहीं, किसी में आया ही नहीं। कुछ समझ में आया कि ये अब भी मैक्सिमा है। यहां तक समझ में आया? और अब आपको यह समझ में आया कि ये वाला पार्ट डार्क है, डार्क है, डार्क है, डार्क है, लेकिन जो सेंट्रल वाला जो ब्राइट है उसकी विड्थ ज्यादा है और एक्चुअली डबल है। अब हम थोड़ा और पता करते हैं कि ये तो हमने इसकी बात की। अब अगर डेल्टा की वैल्यू 3 लैम्डा बाय 2 होती, इस मिनिमा और इस मिनिमा के बीच में कहीं पाथ डिफरेंस मैंने 1.5 लैम्डा लिया। व्हाट डज इट मीन 1.5 लैम्डा? पहला फेजर इधर है, दूसरा फेजर क्या फील कर पा रहे हो? इधर है। 1.5 लैम्डा पे पहले और दूसरे फेजर में इतना हो गया होगा। अब इसमें दिख रहा है 2/3 तो कैंसल आउट हो गया, एक जो राउंड बचा वो कैंसल आउट हो गया, 1/3 बचा है, तो 2/3 कैंसिल हो गया, 1/3 स्टिल बचा है। तो अब समझ में आया कि इंटेंसिटी इसकी कम क्यों है, क्योंकि यहां सब के सब जुड़ गए थे, यहां 2/3 कैंसल आउट हुआ, सिर्फ 1/3 ही बचा है। लेकिन अब जरा मैं एक और ऊपर जाता हूं, यहां अगला मिनिमा आता डेल्टा 3 लैम्डा पे और यहां डेल्टा 2.5 लैम्डा। अब 2.5 लैम्डा मतलब क्या? 1 2, तो इस बार 4/5 कैंसल आउट हो गया, 1/5 बच गया, और 1/5 बच गया तो वहां इंटेंसिटी और कम आएगी। और एक और खास बात देखें, सिर्फ 1/3 नहीं, ये 1/3 का 2/पाई है। ये क्या बोला? 1/3 का भी 2/पाई, क्योंकि ये कट गया, जो वो बचे हैं वो खुद आड़े टेढ़े हैं। इनमें सबका ये थोड़ी ना बोल दोगे, सब a/3 डायरेक्ट थोड़ी होंगे, a/3 इंटू 2/पाई बनेगा। ठीक है, और कम हो गया, मुझे ये वैल्यू नहीं निकालनी है कितना हो गया, मुझे तो ये समझाना है कि कम हो गया। तो अब मैं यहां से ये पैटर्न सोच सकता हूं कि ये मैक्सिमा एक्सेप्शनली ब्राइट है, ये मिनिमा यहां आया, ये क्या, ये अब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? और क्या ये समझ पा रहे हो ये गैप और ये गैप तो आपस में बराबर है, लेकिन ये गैप 2 बीटा का है और ये गैप वापस से बीटा का। तो उम्मीद है समझ में आया होगा सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में डिफरेंस। तो डबल स्लिट प्रैक्टिकली करना मुश्किल है, लेकिन सिंगल स्लिट करना आसान है। एक बार और अगर देख पाए आप तो, पास वालों को दिखेगा ये, पास वालों को, पास वाले देख लो, सेंटर वाला एक्सेप्शनली ब्राइट है, साइड वाले उतने ब्राइट नहीं है, ब्राइटनेस कम होती जा रही है, उनकी विड्थ भी कम है।
अब मैं ब्लेड को थोड़ा और अगर पास पकड़ सकूं तो मैं ये विथ और बड़ी कर पाऊंगा। अब दूसरा तरीका है, अब मैं डी भी बढ़ा दूं, कैपिटल डी। अब देख लो, देखा बीच वाला ब्राइट है काफी और दुगनी विथ का है, देख पा रहे हो? अब देख लो, बस डिफ्रैक्शन इतना ही है, फॉर्मूले वही लगने वाले हैं जो हमें हमारे पिछले में लग रहे थे। हाँ बोलो, अभी आएगा ना, अभी हम देखेंगे कि हमने इसमें क्यों नहीं वो देखा। तो उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होगे कि यहां जब हम बात कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, तो यहां जो पाथ डिफरेंस हमने डेल्टा लिया, और क्या ये समझ पा रहे हो ये एंगल थीटा है, तो यहां पाथ डिफरेंस डेल्टा साइन थीटा, डेल्टा डी साइन थीटा, अप्रोक्सीमेटली डी टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी लिख लो। और अब हम देखेंगे जब जब पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होगा, एन नॉट इक्वल टू 0, समझ में आया, एन नॉट इक्वल टू 0, तब तब मिनिमा आएगा। मिनिमा मतलब डार्क। क्लियर? इसका मतलब कि सेंटर वाला, और जब डेल्टा की वैल्यू 0 है, मतलब ये इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ओ हमारा अब भी सेंट्रल मैक्सिमा है, डेल्टा 0 और ये सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन डेल्टा की वैल्यू ऑड लैम्डा बाय 2 हो गई, ठीक है, ऑड की, या एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, ठीक है, तो हमारा क्या आया, मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। और होपफुली आपको ये कैलकुलेशन शायद आसानी से समझ में आ जाए जो कैलकुलेशन मैं लिख रहा हूं, क्योंकि यहां डेल्टा लैम्डा है, यहां डेल्टा 2 लैम्डा, यहां डेल्टा 3 लैम्डा, तो मैं इसे बीटा, इसे बीटा, क्योंकि मैथमेटिक्स अब भी वही है, बस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, बीटा की वैल्यू कितनी बन गई, डी लैम्डा बाय डी, और स्मॉल डी स्लिट की विथ है। ये समझ में आया? यहां डी स्लिट का सेपरेशन था, वहां डी स्लिट की विथ है, बाकी तो मैथमेटिक्स एक सी है, ठीक है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसे y इक्वल टू एन बीटा, इसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एन बीटा माइनस बीटा बाय 2, और सेंट्रल विथ दिखा 2 बीटा, और इंटेंसिटी भी इसकी कम है। दरअसल इसकी इंटेंसिटी आई है, कम मैं बताता हूं कितनी होती है, आई बाय 22, मींस यहां इंटेंसिटी 5% बचती है इसकी, देखें 20 गुना कम हो गई, तो ये इतना ज्यादा ब्राइट है सेंटर का बाकी के मुकाबले। क्लियर? मतलब प्रैक्टिकली आपको यह मानना है कि ये लाइट ना के बराबर ही है, यहां लाइट, मेजॉरिटी में जो लाइट थी वो यहां इकट्ठी हो गई। और बीटा की वैल्यू पता है, तो अब इसके आप क्वेश्चन देख लो कैसे पूछे जाते हैं। तो कंपैरिजन जरूर ध्यान रखिए,
कंपैरिजन ये है, इंटेंसिटी यहां पूरे में सेम है, वहां इंटेंसिटी बदल रही है, यहां फ्रिंज विथ सेम है, वहां सेंटर की फ्रिंज विथ डबल है। और तीसरा बड़ा अंतर, एन बीटा पे मैक्सिमा है, ऑड बीटा बाय 2 पे मिनिमा है। यहां उल्टा हो गया सिवाय सेंटर के। उससे कुछ नहीं कर सकते, ब्लेड ऐसी रखी थी, फ्रिंज ऐसे में दिख रही थी, ऐसी फ्रिंजेस दिख रही थी। क्या? अरे लाइट तो बहुत छोटे से हिस्से में गई थी, लाइट इतने में गिरी थी, लाइट थोड़ी ना पूरे पे गिर रही थी, पॉइंट लाइट है, तो उस लाइट के लिए तो इतना सा यूज हो रहा है ना, और यही फैल के दिख रहा है। मिटा दो। बिल्कुल, अभी दिखाएंगे। क्वेश्चन ही अलग अलग है, इसमें दो सोर्सेस थे, उसमें इनफाइनाइट सोर्सेस, तो दो थोड़ी ना है उसमें। तो समझाया तो क्यों इंटेंसिटी अलग अलग आ रही है, समझाया नहीं अभी मैंने कि क्या हो रहा है उस दौरान। इसमें दो ही सोर्स थे ना, उसमें इनफाइनाइट सोर्सेस हैं, ढेर सारे फेजर बन रहे हैं, हमें सबके बारे में सोचना पड़ेगा, इसमें सिर्फ दो के बारे में सोचना था। चलो तो क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो जनरली जो क्वेश्चन आता है इसमें डिफ्रैक्शन में, सेंट्रल फ्रिंज विथ या एंगुलर स्प्रेड या फिर लोकेशन ऑफ nth मिनिमा या लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही ले लेता हूं। तो क्वेश्चन है, इन डिफ्रैक्शन थ्रू slit of width 0.2 mm obtained on screen at 1 meter away using तो क्वेश्चन 1 में ये है, क्वेश्चन 2, व्हाट विल हैपन if light is replaced by
बाय इलेक्ट्रॉन्स by 6 volt, sound waves of lambda visible light। इस क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ध्यान से समझिएगा। पहले डिफ्रैक्शन का मीनिंग थोड़ा सा और मैं एलैबोरेट कर रहा हूं। एक छोटे से होल से एक लाइट पास हो रही है। रे ऑप्टिक्स कहती है कि स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। वेव ऑप्टिक्स ने बदल दिया इसको। वेव ऑप्टिक्स ने कहा नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, लाइट तो फैलेगी। और कितनी फैलेगी? हालांकि फैलेगी मैथमेटिकली तो इनफाइनाइट फैलेगी। क्या ये समझ में आया? मैथमेटिकली तो इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ यही फैलाव हम लेते हैं क्योंकि इसकी इंटेंसिटी काफी कम हो गई है। पक्का समझ में आया? तो जो आपको पॉइंट सोर्स इस साइज का दिख रहा था वो बढ़ गया है। क्लियर? और अब ये एंगल कितना है? अगर ये एंगुलर स्प्रेड की बात की जाए, ये डेल्टा थीटा, तो ये कितना है? 2 बीटा। ये कितना है? कैपिटल डी। तो 2 थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर स्प्रेड। और ये क्या बना? 2 बीटा बाय डी। और 2 बीटा को अगर छाप दूं तो 2 डी लैम्डा बाय डी। कैपिटल डी कैंसल आउट हो गया। यहां तक ठीक है? अब ये जो वैल्यू है ये डिसाइड करेगी कि ये एक वेव है, ध्यान देना अच्छे से, या एक पार्टिकल है। या पार्टिकल या सिंपल ऐसे मान लो ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या साउंड की तरह लेना है हमें। तो सोचिए अगर ये एंगल बहुत छोटा आता, मान लो 0.1 डिग्री आता, मतलब पॉइंट इतना 1 मीटर जाने पे सिर्फ 0.1 डिग्री फैला, मतलब काफी कम फैल रहा है। मतलब हम मान सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो हम ये वैल्यू देख रहे हैं सबके लिए। तो पहले सेंट्रल विथ, एंगुलर विथ कितनी आई? 2 लैम्डा बाय डी। लैम्डा कितना है? 6000। तो 6000 को 0.6 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं क्या? 0.2 मिलीमीटर। क्या बोल रहा हो? 2, वो डेल्टा थीटा। हाँ, तो 2 लैम्डा बाय डी, 2 इंटू लैम्डा इतना है, तो 2 से 2 कटा 3, 3 इंटू 10 पे -3 रेडियंस। यहां तक समझ में आया? ये वैल्यू जब हमने निकाली तो 2 लैम्डा 0.6 माइक्रोमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0 से 0 काट दिया, 2 से 2 काटा, ये तो ये बना कितना? 6। 6 इंटू 10 पे -3 रेडियंस, जो कि काफी छोटा एंगल है। समझ गया ना? इसको 57 से मल्टीप्लाई करते तो भी बहुत कम पॉइंट में आता, 0.03 डिग्री बनता, जो कि काफी कम है। मतलब ये मच लेस देन 1 डिग्री है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। बात समझ में आया? लेकिन सोचिएगा बहुत छोटा एंगल भी बड़ी लेंथ पे ज्यादा डिस्पर्शन दे देगा। क्लियर? तो अब इसको ये समझिए कि ये दरअसल विजिबल लाइट ही तो है, मोनोक्रोमेटिक विजिबल लाइट। और मोनोक्रोमेटिक विजिबल लाइट काफी कम फैलती है, लेकिन बड़ी डिस्टेंस पे जाके तो फैल जाती है। तो अगर ये एक लाइट का सोर्स होता, ये एक लाइट का सोर्स होता, इस लाइट के सोर्स से जो लाइट जाती, क्या ये फील कर पा रहे हो? ऐसी जाती। भले ही स्प्रेड कम है, बड़ी डिस्टेंस पे तो स्प्रेड आएगा ना, और बड़ी डिस्टेंस पे स्प्रेड आएगा तो ये ओवरलैपिंग होगी। अब जरा सोचिए, एक ऑब्जर्वर इधर है, एक ऑब्जर्वर इधर है। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये 2 डिफरेंट अलग अलग पॉइंट सोर्सेस हैं,
लेकिन इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये ओवरलैप हो गया, ये सिंगल सोर्स दिखेगा उसको, उसको लगेगा ही नहीं कि ये अलग अलग लाइट है। ये वही है कि हाईवे पे कार हमें टू व्हीलर सी लगती है, क्योंकि कार अगर दूर से देखोगे तो उसकी दोनों लाइट, हम इस रीजन में जब रहते हैं तो हमें लगता है वो सिंगल लाइट है, और जब वो पास में आती है, हम इस रीजन में आ जाते हैं तो हमें डिफरेंट समझ में आ जाता है। यही एलईडी स्क्रीन के साथ है, किसी भी स्क्रीन के साथ यही है। क्लियर? चलो, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और यही वजह है कि हमें दूर का दिखता तो है, साफ नहीं दिखता है। ये पॉइंट समझ में आया? मतलब यहां पे अगर मैं ये जैसे बुक, ये शीट यहां रख दूं और अब सबसे लास्ट वालों से कहो पढ़ो क्या लिखा है, दिख रहा है, पढ़ नहीं पा रहे। हाँ, वेव ऑप्टिक्स लिखा है, ये पूछ रहा था मैं। हाँ तो इसमें क्या हो रहा है कि दरअसल जो जैसे ए लिखा था, ए से आने वाली ये ए का जो पॉइंट साइज है फैल गया, तो ए हमें कैसे दिखा? ये इतना बड़ा दिखा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, और बगल का बी भी ऐसे ही फैल गया। बात समझ में आ रहा है? तो हमें दिख रहा है लेकिन हमें क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि ओवरलैप हो गए। तो ये रे ऑप्टिक्स की रिस्ट्रिक्शंस है। क्लियर? तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब मैं यहां जरा चेंज करता हूं, साउंड वेव के लिए देखते हैं कि क्या होता है। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 33,000 हर्ट्ज है, स्पीड 330 होती है, तो वेवलेंथ कितनी हो गई? लैम्डा एफ इक्वल टू सी, लैम्डा की वैल्यू सी बाय एफ, 330 बाय 330 इंटू 100, 1 सेंटीमीटर, लैम्डा 1 सेंटीमीटर। लेकिन जरा इसका एंगुलर स्प्रेड देखें तो 2 लैम्डा बाय डी, 2 सेंटीमीटर बाय 0.2 मिलीमीटर। और जरा इसकी वैल्यू छापें तो ये कितना बना? कितना बना? 100 रेडियंस, 100 रेडियंस। और आप सोचो कि अगर पाई रेडियन होता तो 180 होता, 2 पाई होता तो 360 होता, ये तो उससे भी ज्यादा है। मतलब इतना ज्यादा फैल गया कि अगर कोई साउंड यहां से जा रहा होगा तो ये पूरे में फैलेगा। समझ में आया? पीछे भी। तो सही बात है, जब मैं बोल रहा हूं तो वो साउंड इधर भी सुनाई देगा, पीछे भी सुनाई देगा, सब जगह सुनाई देता है ना, सुनना चाहो तो। ठीक है? तो साउंड के केस में ये वेव स्ट्रेट लाइन में जा ही नहीं रही है, जाना चाह रही है लेकिन वो इतनी फैलती है कि ये ऐसे हो जाता है। समझ में आया? तो अब अगर आप शायद इससे ये अंदाज लगा सकते हैं कि अगर मैं वाईफाई की बात करूं जिसकी फ्रीक्वेंसी 800 मेगाहर्ट्ज है, तो ये कैसे दिखता? तो लैम्डा एफ इक्वल टू सी, लैम्डा 3 इंटू 10 पे 8, 8 इंटू 10 पे 8, 3/8 मीटर। और अब जरा लैम्डा 2 लैम्डा बाय डी निकालो, ये तो बहुत बड़ा आया, ये बहुत बड़ा आया, मतलब ये बिल्कुल वेव जैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन अब हम इसमें अगर एक्स रेज लेते या अल्ट्रासोनिक लेते, अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक ली मैंने 4 इंटू 10 पे 6 हर्ट्ज। अब इसका लैम्डा लेते हैं तो 4 इंटू 10 पे 6 कितना? 340 बाय 4 इंटू 10 पे 6, इसको लगभग 400 ले ले, कितना बना? 10 पे -4 बना। और लैम्डा बाय डी कितना है? 0.2 इंटू 10 पे -4, ये भी ठीक ठाक फैलेगी। लेकिन अगर ये 7 कर देते तो ये एंगल छोटा आता, एंगल छोटा आता मतलब हम मान लेते अल्ट्रासोनिक डेली लाइफ में स्ट्रेट लाइन में जाती है। क्लियर? तो ये एंगल बड़ा है, मतलब ये विल स्प्रेड अ लॉट। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय 6 वोल्ट। बता दो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली लैम्डा कितना होता है? 150 बाय 6, कितना आया? 5 एंगस्ट्रॉन। और अगर लैम्डा 5 एंगस्ट्रॉन है तो इसका एंगुलर स्प्रेड 2 लैम्डा बाय डी
काफी 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 छोटा होगा 1 डिग्री से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ रही है कि अगर अगर वही इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए बात की जाए कि 2 एटम से टकराने वाला है, मतलब पूरे लैटिस ये रखे हुए और एक इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकरा रहा है, तो इनके बीच का सेपरेशन किस ऑर्डर का है? लैटिस के बीच में सेपरेशन फ्यू एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर का, और इसकी वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर की, और अब डिवाइड करने पे एंगल ठीक ठाक आएगा, और ठीक ठाक आएगा इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा इन एटम के लिए। इन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वेव की तरह आएगा, क्योंकि बीच में से निकल रहा है, डजंट मीन कि बीच में से क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फैलेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फैलेगी। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, किसी से भी टकरा सकता है। समझ गया ना? चलो, तो विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट के साथ बस दिक्कत छोटी सी ये होने वाली है कि विजिबल लाइट में ढेर सारे लैम्डा हैं। इतने सारे लैम्डा हैं कि एक का पैटर्न ऐसा बनेगा, एक दूसरे का पैटर्न ऐसा बनेगा, तीसरे का ऐसा, चौथे का ऐसा। तो ये तो समझ में आ रहा है मिनिमा तो कोई मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आई? तो विजिबल लाइट में ऐसा पैटर्न बन जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन इसमें फिर भी आप ये बता सकते हो, यहां ब्राइट वाइट है, इस पॉइंट पे ब्राइट वाइट है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं एक हल्का सा विवग्योर आएगा। तो बताओ इसके बगल में कौन सा कलर दिखाई देगा? मतलब इसके बगल में विवग्योर में आर नीचे आएगा वॉयलेट ऊपर, या वॉयलेट नीचे आर ऊपर? वॉयलेट नीचे। ये वॉयलेट है, ये वॉयलेट कलर है। रेड का कैसा बनेगा? ये रेड का ऐसा बनेगा। यहां वॉयलेट और रेड बराबर है, मतलब व्हाइट है। जरा इस पॉइंट पे कलर बताओ कौन सा है? रेड। वॉयलेट पहले मर गया, रेड अभी जिंदा है, तो पहले रेड दिखेगा, समझ गए? फिर जब रेड खत्म होगा वहां वॉयलेट दिखेगा। लेकिन उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा विवग्योर पैटर्न टाइप का आपको दिखेगा इसमें। ठीक है, बाकी मिनिमा कहीं नहीं मिलेगा। नो अदर मिनिमा, मिनिमा नोवेयर। चलो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी बनेगी इसकी? 2d लैम्डा बाय डी। 2 d की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 0.6 इंटू 10 पे -6 बाय स्मॉल d की वैल्यू 0.2 इंटू 10 पे -3। सब कट गया, कितना बनाए? 6 मिलीमीटर। और होपफुली अब आप ये समझ पा रहे होगे 0.2 मिलीमीटर से क्रॉस हुआ था, लेकिन यहां ये 0.6 मिलीमीटर बन गया, 6 मिलीमीटर बन गया। तो अब स्प्रेड का मीनिंग समझ में आया कि यहां पिक्सल साइज इतनी थी, यहां जाके पिक्सल साइज बढ़ गई। चलो, लोकेशन ऑफ nth मिनिमा बताओ। nth मिनिमा कैसे बनेगा? y इक्वल टू n बीटा, और nth मिनिमा की जगह में थर्ड मिनिमा पूछ रहा हूं, तो थर्ड मिनिमा 3 बीटा, और 3 बीटा मतलब 18 mm। चलो, अब अगर पूछा होता 5th मैक्सिमा, या चलो सेकंड मैक्सिमा पूछता हूं। सेकंड मैक्सिमा कहां मिलेगा? और रटिएगा मत, ऐसे निकालना चालू करें। ये 0 है, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा। ये गैप बीटा है, ये गैप बीटा है, ये गैप बीटा है। तो पहला 3 बीटा बाय 2 पे, दूसरा 5 बीटा बाय 2 पे। तो 5 बाय 2 बीटा की वैल्यू कितनी है? 6, 15
mm। तो ये डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की, प्रैक्टिकली ये डिफ्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या डीविएट वीविएट वाली बात नहीं चल रही है, वो स्कैटरिंग थोड़ी चल रहा है। वॉयलेट पहले मर जाएगा, मैक्सिमा सबका एक साथ आ रहा है, मैक्सिमा एक साथ आ रहा है, जिसका मिनिमा पहले आ जाएगा वो नहीं दिखेगा। शीट निकाल लो जल्दी, क्वेश्चन कर दो। बीटा की वैल्यू कितनी थी? 3 mm थी क्या? हाँ ये दिक्कत है, 3 बीटा में मैंने, ये 9 mm है, बिल्कुल सही है। ये 2 बीटा की वैल्यू 6 थी, तो ये भी 3, 15/2 7.5 mm, बिल्कुल सही। वो 2 बीटा निकाला था हमने। बीटा अभी भी हमारा d λ/d ही है, और वो 3 mm आया था। अब एक क्वेश्चन बच गया था जो किसी ने पूछा था अभी। हाँ, और ये सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए भी ट्रू है। मतलब d λ/d ये सब जो निकाल रहे हैं, ये अगर इलेक्ट्रॉन में आ जाए तो भी लगा सकते हैं, बस डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेनी पड़ेगी उसमें। इलेक्ट्रॉन में ये सेटअप कैसे होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मारे होते तो आपको इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन पे दिखते वो इधर दिखते, फिर इधर दिखते, फिर इधर दिखते। ये समझ में आया? तो वहां इंटेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी बन जाती। और अगर सिंगल स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास किए होते तो ये कुछ ऐसे दिखते, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखते, फिर नहीं दिखते, फिर थोड़े बहुत दिखते, फिर थोड़े बहुत, ऐसा। ठीक। हाँ, अब एक जो क्वेश्चन ये था कि जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था तब भी तो ये लफड़ा होना चाहिए था कि दरअसल इसकी विथ W है, ये W है। तो जब हमने लाइट फेंकी तो उस समय इसका भी तो इंटरफेरेंस, ये आपस में भी इंटरफियर करते, खुद का, फिर इसका उससे। लेना ऐसे चाहिए, बिल्कुल ऐसे लेना चाहिए था। लेकिन इसमें कैसे बनाया जाता है वो समझो। ये सेटअप जो बनाया जाता है उसमें W इज वेरी वेरी मच लेस देन D। मतलब ये विथ और भी कम रखते हैं, ये मिलीमीटर ले रहे थे तो ये और कम, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर, इतना पतला। अब अगर ऐसा रखोगे तो जरा सोचिए इसका जो पैटर्न बनेगा ऐसा बनेगा। क्या ये समझ में आया? 2d λ/w ये बनता। ऐसा ही एक नीचे वाले का पैटर्न बनता। और अब अगर मैं यहां ये बात करूं कि इनके इंडिविजुअली जो पैटर्न है, इस वाले का एक का पैटर्न ऐसा, दूसरे का भी लगभग ऐसा। अगर मैं सेंटर के नेबरहुड में बात करूं, इस नेबरहुड में बहुत छोटे से हिस्से में, तो क्या समझ में आया? मैं दोनों की इंटेंसिटी कांस्टेंट मान सकता हूं, डिफ्रैक्शन के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब समझ में आया क्या होता है कि प्रैक्टिकली ये विथ इतनी कम लेते हैं कि इतना ज्यादा फैलता है कि बिल्कुल डिफ्रैक्शन की वजह से इंटेंसिटी बदल रही है, लेकिन हम लेना ही बहुत छोटे से हिस्से का है, क्योंकि थीटा टेंडिंग टू 0 हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था। अब समझ में आया कि हमने ऊपर के थीटा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे, क्योंकि वहां डिफ्रैक्शन का रायता भी फैलेगा। हम इतना छोटा मार्जिन लें कि डिफ्रैक्शन की वजह से इंटेंसिटी वेरिएशन डिस्कार्ड हो जाए। तो अब आप मान सकते हो कि दोनों रफली बराबर इंटेंसिटी के हैं। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक सिंगल लाइट ये वाली ऑन करते, तो इसने कहा कि मेरी ब्राइटनेस ऐसे में आती, तो इस हिस्से में इसकी ब्राइटनेस रफली कांस्टेंट। जब अकेली ये ऑन करते उसकी भी रफली ऐसे ही आती, और जब दोनों ऑन कर देते तो ये ब्राइटनेस, समझ में आया? दरअसल ये 4i ऐसी हो जाती। मतलब एक की वजह से यहां आई है, इसकी वजह से यहां आई है,
और दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से 4i0 4i0 4i0। इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, थीटा छोटे के लिए ही पूछा जाएगा। बड़े थीटा के लिए पूछा जाना तो क्वेश्चन गलत कर देना है, ठीक है। तो ये कोचिंग के पेपरों में दिखता है, किसी भी एंगल के लिए पूछ लेते हैं। आईआईटी वाले कभी नहीं पूछते, क्योंकि किसी भी एंगल मतलब वो गलत ही होना है, फिर क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, ठीक है। तो डबल स्लिट में अब लफड़ा खत्म हो गया ना सिंगल स्लिट का। वैसे कायदे से, एक मिनट, कि दोनों पैटर्न बिल्कुल एक साथ आएंगे। जैसे कि अगर इसका डिफ्रैक्शन ये है, इसके अंदर इंटरफेरेंस ऐसा बनना चाहिए था, समझ में आया? कुछ ऐसा कुछ बनना चाहिए था कि उसका इंटरफेरेंस इसका और इसका कुछ ऐसा अजीब सा, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन हम जो बहुत छोटे से हिस्से के लिए बनाते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। क्या? बिल्कुल नहीं ले लें, कैसे 2 पाई? अरे एंगल 1 डिग्री से भी कम पे लेते हैं, जहां साइन थीटा को थीटा मान सको। इसीलिए ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हां, किसका? ऑब्वियसली सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट ज्यादा आसान था। हां, एक मिनट, लेकिन सिंगल स्लिट में दिक्कत क्या थी कि लाइट के लिए उस समय, आज हमारे पास लेजर्स हैं, उस समय लाइट मोनोक्रोमेटिक इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए सिंगल स्लिट में ढंग से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि बीच का तो ब्राइट दिख रहा था, लेकिन इतने कम दिख रहे थे, पता ही ना चल रहा था। क्योंकि ये तो यूनिक वेवलेंथ का आंसर ये है। अगर वेवलेंथ थोड़ी बदल जाती तो दूसरी वेवलेंथ और होती तो ऐसा होता, तो डार्क कहीं मिलता ही नहीं। तो लोग थोड़े से यूज टू थे कि लाइट थोड़ी बहुत फैलती है, तो ये मान लिया कि वो स्कैटरिंग की वजह से फैल गई होगी, एटमॉस्फियर। चलो तो क्वेश्चन कर दो। डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन 81, 83, 87, पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा है? इसका एंगुलर डाइवर्जेंस पूछा है, सेंट्रल विथ का नहीं, इसका। अब बताओ, आंसर आ रहा था पहले का? 4β/d। 4λ/d, 6। और सेकंड में y की वैल्यू 2β, क्योंकि ये सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा बीटा, सेकंड मिनिमा 2β।
चलो आ रहा था आंसर। एक और बताओ 87। फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा, और फर्स्ट मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच का गैप 2 बीटा है, तो इसमें भी 2 बीटा की वैल्यू 3 mm है, तो 2d लैम्डा बाय d की वैल्यू 3 mm। नाइन्टी सिक्स में 3 बीटा निकालना है। क्या है आंसर 96 का? बॉम्बे आ गया। चलो ये दो कर दो अब अच्छे से, 95 और 82। 95 क्या है आंसर? देखते हैं। पहले आंसर ये था, इसकी विथ डी थी। अब अगर विथ हम इसकी 2d कर देते तो ये पैटर्न पतला होता है या मोटा? समझ गए? तो ये वाला अगर 2 बीटा था, जो भी था 2 बीटा, तो ये हमारा अब आधा बचेगा। तो ये अगर x था तो ये x बाय 2 था। तो पहले इसकी एनर्जी इतने एरिया में इकट्ठी हो रही थी, अब इसकी एनर्जी इतने एरिया में इकट्ठी हो रही है। और उससे भी जरूरी चीज ये सोचना कि यहां से एनर्जी जितनी आ रही थी उसकी दुगनी एनर्जी आ रही है। दुगनी एनर्जी आधे एरिया में इकट्ठी हो रही है। समझ में आया क्या बोला मैंने? दुगनी एनर्जी आधे एरिया में इकट्ठी हुई, इंटेंसिटी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रिकी था क्वेश्चन। 82 समझा देता हूं। ये क्वेश्चन है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है एक सिंगल स्लिट का, और 2 स्लिट हैं चूंकि, तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न भी है। तो वो ये कह रहे हैं कि डिफ्रैक्शन के जो मिनिमा के बीच में गैप है ये है 2d लैम्डा बाय w, और ये जो गैप है ये d लैम्डा बाय d है। तो इन दोनों का रेशो 10 है। मतलब 2 डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच में कितने इंटरफेरेंस पैटर्न बने हैं? ये वाले। तो ये इंटरफेरेंस ऐसे बनते, तो इंटरफेरेंस की विथ ये होती, डिफ्रैक्शन के सेंट्रल की विथ ये होती, दोनों को डिवाइड कर दो। अब कर लेना। चलो ये पहला चैप्टर। इसमें अब अगला चैप्टर है और ये और भी इंटरेस्टिंग है, इसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है। ये देखें, ये 2 शीट्स ट्रांसपेरेंट दिख रही हैं, बिल्कुल हैं भी ट्रांसपेरेंट। पीछे कुछ बना देता हूं तो समझ में आएगा। देखें, ट्रांसलूसेंट शीट है, पीछे का दिख रहा है, अभी भी पीछे का दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। समझ में आया? लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो एक कंप्लीट ब्लॉक हो गया। देखो, मतलब ओपेसिटी कितनी है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। देखें, ये सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, एंगल में बदलते जा रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, और इस वाले पे कंप्लीटली ओपेक हो गया, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। तो दरअसल ये पोलराइजर हैं, दोनों पोलराइजर हैं, ठीक है, और ये लाइट को पोलराइज करने का काम कर रहे हैं। अब पोलराइज मतलब क्या है कि हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कल, y x z ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, और इसमें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन को प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। मतलब ये पैदा हुआ होगा अगर कोई चार्ज y डायरेक्शन में ऑक्सिलेट किया होगा। चार्ज ऐसे ऑक्सिलेट करेगा तो इधर वेव बनेगी,
ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मैं शायद पहले भी बता चुका हूं। चार्ज ऐसे ऑक्सीलेट करेगा तो इधर वेव, इधर वेव, इधर वेव, पूरे में वेव जाएंगी, इधर कोई वेव नहीं होगी बस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ऑक्सीलेट करेगा तो इस डायरेक्शन के लिए लॉन्गिट्यूडनल डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स है। आया समझ में? तो जिस डायरेक्शन में भी ऑब्जर्व करना है उसके परपेंडिकुलर ऑक्सीलेशन होने चाहिए। तो अगर वेलोसिटी ऐसी है इसके परपेंडिकुलर, तो यहां इस पॉइंट पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन इस डायरेक्शन में है, यहां पे कोई वेव नहीं बनेगी। तो फिलहाल चार्ज जिस प्लेन में ऑक्सीलेट करेगा उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। लेकिन प्रैक्टिकली जो लाइट होती है, प्रैक्टिकली लाइट इज ऑब्टेन्ड कहां से? फ्रॉम इनफाइनाइट डिफरेंट ऑक्सीलेटिंग चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे किसी लैंप में अगर हमने लैंप को ऑन किया, एटम एक्साइट हुए, जब डी एक्साइट होंगे फोटोन फेंकेगा, लेकिन वो किस प्लेन में डी एक्साइट हो रहे हैं उस पर तो कंट्रोल ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली हर डायरेक्शन में लाइट मिलती है। तो प्रैक्टिकली जो किसी एक बल्ब से जो लाइट जा रही है इस डायरेक्शन में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी ऑक्सीलेट कर सकते हैं, ऐसे भी ऑक्सीलेट कर सकते हैं, बीच में भी ऑक्सीलेट कर सकते हैं, कहीं इधर भी ऑक्सीलेट कर सकते हैं। पक्का समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो सकता है। हां, इधर नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है। मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको डायरेक्शन ऐसे दिखेंगे। मतलब वो ऐसे ऐसे किसी भी प्लेन में होगा, हर प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो क्यों ना हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दें। कंफ्यूज मत होना, ई के स्क्वायर मॉड, तो ये ई वेक्टर है, लेकिन इंटेंसिटी ई के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। नहीं तो बोलो कि ये तो ई सब कट गए। ठीक है, तो अब इनका रिजल्टेंट कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी। ये रिजल्टेंट बना रहा हूं। और मैं ये कह सकता हूं बिकॉज ऑफ सिमेट्री, अगर ये मैंने एक्स लिया तो ई वाई और ई जेड में दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये समझ में है? दो क्यों बोले मैंने, एक वाई और एक जेड? क्योंकि जो तिरछा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ दूंगा। जो इधर होगा उसको एक इधर जोड़ दूंगा, एक इधर जोड़ दूंगा। तो इस डायरेक्शन में अलग, इस डायरेक्शन में अलग। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, एक डॉट और एक ये रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया क्या हो रहा है? ये डॉट इस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला इस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे दो डायरेक्शन में है और बीच में जो थे उसको रिजॉल्व कर दिया। तो दिस इज अनपोलराइज लाइट। ठीक है, अब पोलराइजेशन, तो पोलराइजर क्या करता है कि दरअसल होता ऐसा है कि जब भी लाइट किसी चार्ज पे गिरती है, अगर लाइट चार्ज ने एब्जॉर्ब कर ली तो चार्ज स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग। समझ में आया? तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, खुद ऑक्सीलेट करना चालू कर देता है। तो खुद सोर्स की तरह काम करने लगता है, फिर ये अपनी लाइट अलग भेजता है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें चार्जेस का अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है कि दे आर फ्री टू ऑक्सीलेट इन दिस डायरेक्शन, बट दे आर नॉट फ्री टू ऑक्सीलेट इन दिस डायरेक्शन। यह इसका कन्वर्स भी हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में फ्री टू ऑक्सीलेट हैं, इस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट नहीं करते। तो अगर ऐसा हुआ कि चार्जेस सिर्फ इसी में ऑक्सीलेट कर सकते हैं, इसमें नो ऑक्सीलेशन है, तो अगर मैं लाइट इस पे ऐसी वाली फेंकता तो ये पूरी एब्जॉर्ब हो जाती क्योंकि ऑक्सीलेशन में चली जाती, लेकिन ये वाली लाइट एब्जॉर्ब होती ही नहीं। तो अगर मैंने एक तिरछी लाइट भेजी होती तो क्या होता? उसका एक कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक बिना एब्जॉर्ब हुए निकल लेगा। तो बस अंदर क्या होता है वो आपको नहीं समझना, बस आपको यह समझना है कि पोलराइजर एक ऐसी चीज है, उसकी अपनी एक पास एक्सिस है। पास एक्सिस समझ में आया? जिस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को क्रॉस करने देगा। तो अगर ये हमारा पोलराइजर है,
ये इसकी पास एक्सिस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन पास होके निकल जाएंगे। ये बात समझ में आई? लेकिन ये वाले कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बात समझ में आई? और इससे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो ये हम बिना सॉल्व किए बता सकते हैं ये इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट बाय 2, बिकॉज ऑफ सिमेट्री इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बोथ द कंपोनेंट्स, वन ऑफ द कंपोनेंट्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड, तो आधा कंपोनेंट क्रॉस हो गया, दैट्स व्हाई इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। अब इसके बाद देखें, अब अगर मैंने दूसरा पोलराइजर भी ऐसा ही लगाया तो क्या होगा? तो ये एज इट इज पास हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि ये इस कंपोनेंट को तो जाने देता है, दूसरे को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन सोचिए अगर ये पास एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर होती तो इसको ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देता। तो मैं परपेंडिकुलर ना लेके इसको मैं अगर थीटा पे ले लूं, इसकी पास एक्सिस पिछली पास एक्सिस से थीटा पे है, तो बताओ इससे आप क्या कह सकते हो? तो इस वाले का कॉस कंपोनेंट जाने देगा। तो क्या ये समझ में आ रहा है? फाइनली लाइट आई का कॉस कंपोनेंट, लेकिन कॉस नहीं, कॉस स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट बचेगा लेकिन इंटेंसिटी उसका स्क्वायर होती है, तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर कंपोनेंट। हां, जो भी आई की वैल्यू आई नॉट बाय 2। तो होपफुली आप यहां पहला ये पॉइंट समझिए कि यहां पे इंटेंसिटी आधी हो रही है। देखें, ब्राइटनेस आधी हो रही है, और इसको जब मैं घुमा रहा हूं तब हमेशा आधी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्यों ना हमारे पास लेजर लाइट है, इसी से चेक कर लें। ये लेजर लाइट ऊपर दिख रही है। अब मैं अगर इस पे, ये समझ में आया? ये इंटेंसिटी आधी होगी और घुमाने से कोई अंतर नहीं आ रहा है। समझ में आया? एज सच इंटेंसिटी पे कोई खास अंतर नहीं आया। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपने इस एक्सिस को घुमा भी दिया तो ठीक है, वो कंपोनेंट चले जाएंगे, वहां तो आई बाय 2 ही होगा। अगर आप इसकी पास एक्सिस इधर कर देते तो डॉट चले जाते, ये वाले रुक जाते, होती तो इंटेंसिटी आई बाय 2 ही। लेकिन अब अगर मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया तो अब कॉम्बिनेशन में अंतर यह आ रहा है कि ये इनपुट पोलराइज है, और देखिएगा कोई अंतर नहीं आने वाला है एक सिंगल लाइट और डबल लाइट से। देखें, यहां पे ये सिंगल लाइट से जा रहा है, ये लगभग डबल लाइट से, ये सिंगल। ये फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सिंगल डबल सिंगल, यहां से देख लो, ये सिंगल से गया, ये किसी से नहीं गया, ये इतना ब्राइट है, ये इस पे गिरा, ये इस पे गिरा, ये इस पे गिरा। देखें, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं, अब अंतर समझ में आ रहा है? और अगर इसको ब्लॉक कर दूं तो ना के बराबर लाइट अंदर दिखेगी। ये दिखा? देखिए डॉट कितना छोटा हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इसीलिए थीटा जब बदल रहा हूं तो अभी ये क्रॉस पोलरॉइड्स हैं। नाम समझ में? क्रॉस पोलरॉइड। इसकी पास एक्सिस इधर है तो इसकी पास एक्सिस इधर रही होगी, तभी ये डार्क दिख रहा है। तो यहां पे ये क्रॉस है, डार्क हो गया, यहां पे ये पैरेलल है, ये क्रॉस है। तो इनमें से एक को पोलराइजर बोलते हैं, एक को एनालाइजर बोलते हैं। क्योंकि ये पोलराइजर हुआ क्योंकि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर रहा है, और ये चेक कर रहा है क्या वो इनपुट पोलराइज्ड है। ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये एनालाइजर नहीं है, क्योंकि इसको घुमाने पे आउटपुट थोड़ी ना बदला, इसको घुमाने पे आउटपुट बदला। इसीलिए सेकंड वाले को एनालाइजर बोल दो, फर्स्ट वाले को पोलराइजर बोल दो। हैंस प्रूव्ड हो गया। इंटरेस्टिंग चीज एक और है कि अगर मैं एक और शीट ले लेता, ये तीसरी पोलराइड शीट है। देखें, अभी तीनों पैरेलल हैं और ज्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा है तीनों के पैरेलल होने में। अब ये दो क्रॉस हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ब्लॉक कर रही हैं।
अब मैं बीच में एक तीसरी शीट घुसा दूं, और डार्क हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। देखें, अभी भी डार्क है, अभी भी डार्क है, लेकिन बीच में ये देख पा रहा हो? एक मिनट, ये दिखेगा शायद। मेरी लेजर कहां चली गई? ये है, ये लाइट पे करूंगा तो शायद आपको दिख जाएगा। ये देखें, उस तरफ आर पार दिख रहा है। ऐसे में ये ब्लैक हो गया, ऐसे में ये आर पार दिख रहा है, तो शायद ये लेजर लाइट से भी दिखना चाहिए कि ये लेजर लाइट है। अभी ऑलमोस्ट डार्क है पीछे, ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल ही डार्क दिख रहा है। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो देखें पीछे लाइट दिखने लग गई, फिर ऐसे करता हूं, फिर डार्क है। तो किस एंगल पे ब्राइटनेस सबसे ज्यादा दिख रही है? देखें 45 पे, क्योंकि वापस ऐसा हो गया, फिर डार्क हो जाएगा। वजह सोच पा रहे हो क्यों? वजह यह है, ये पहला ऐसा है, इसकी पास एक्सिस इधर है, इस वाले की पास एक्सिस इधर है। मैं साइड व्यू बना रहा हूं, यहां से लाइट ऐसे जा रही थी, ये दोनों कंपोनेंट थे। जब यहां से गया तो यहां कौन सा कंपोनेंट बचा? ये। यहां कौन सा कंपोनेंट बचा? कोई भी नहीं। बात समझ में आई? ये इसकी पास एक्सिस है, ये इस वाले की पास एक्सिस है। ये क्रॉस पोलराइड थे, यहां खत्म हो गया। लेकिन अब अगर मैं बीच में ये इसकी पास एक्सिस, ये इसकी पास एक्सिस, और बीच में मैं एक और लगा दूं, तो अब अंतर क्या आएगा? यहां से ये वाला कंपोनेंट जाएगा, लेकिन अगर ये थीटा बना रहा है तो यहां से इस तरफ वाला कंपोनेंट आएगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या ये समझ में आ रहा है ये इसके साथ कितना बना रहा है? 90 माइनस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो आई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और अगर वैल्यू लिखना चाहें तो आई बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा, आई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। और ये मैक्सिमा कब होगा? 45 पे, क्योंकि 0 पे भी 0, 90 पे भी 0, 45 पे ये टर्म मैक्सिमा होगा। आ गया समझ में? शीट निकालो। क्या लिखोगे इसमें? ये लिख लो, बस हो गया। ये पोलराइजर, एनालाइजर, ये अनपोलराइज लाइट है, ये पोलराइज लाइट है, ये भी पोलराइज है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल गई है। चलो 106, 2i0 से i0 और i0 से i0 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। आ गया चेन्नई? 103, हैंस प्रूव्ड। इनपुट क्या आ रहा है? पास एक्सिस एज एन इंटेंसिटी द सोर्स। तो पहले इंटेंसिटी i0 है, i0/2, i0/2 का कॉस स्क्वायर और i0/2 का कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर। क्योंकि 1 से 60 डिग्री बनाएगा, ये कॉस स्क्वायर 60 है, तो ये कॉस स्क्वायर 30 है। ये फाइनल इंटेंसिटी आएगी। अनपोलराइज को पोलराइज किया, अब कॉस का एंगल का रोल आएगा। तो 103 का आंसर हैंस प्रूव्ड आ रहा था। 115, आगरा दिल्ली दो है। आगरा है। अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई, ये गई। अब देखिएगा, ये I/2 है, ये भी I/2 है, ये गिवन है। पढ़ो पहले 115 में
अगर ये इससे पास होता तो I/2 है, ये तभी हो सकता है जब ये पैरेलल हो, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि फाइनली इंटेंसिटी 0 है तो ये परपेंडिकुलर होते, लेकिन फिलहाल ऐसा दिया है तो बीच में जो हमने रखा वो थीटा पे मौजूद था, तो यहां से I का I/2 का कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां एक बार और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इससे थीटा है तो इससे भी थीटा ही है, और ये वैल्यू I/3 दे रखी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 पे 1/4। क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों से थीटा ही बनेगा इसका। यहां से थीटा है तो ये भी तो थीटा ही है, पैरेलल थे दोनों। क्या? इससे पास हुई I/2 हो गई। कहां लिखा? हां तो वो तो जब ये नहीं था तब I/2 थी, तो यही तो है। हमें पता है A से पास होने पे I/2 होती, B से पास होने पे I/2 लिखा है, मतलब ये पैरेलल है, ये गिवन था, और इससे हमने अंदाज लगाया कि वो पैरेलल थे। 98 unpolarized light then another oriented principle आगरा। इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। हाँ, पोलराइजेशन करने के तरीके, पहला तो हमने देखा यूजिंग पोलराइजर। मतलब ये अनपोलराइज लाइट डाली और जब हमने इससे क्रॉस किया तो ये पोलराइज लाइट आई। पहला तरीका। दूसरा यूजिंग स्कैटरिंग। ये दरअसल क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल पे अगर कोई लाइट ऐसे गिरती और इसके पास दोनों डायरेक्शन में पोलराइज करने वाले वेक्टर हैं। अब याद करिए, जो ही इस पे गिरेगी ये चार्ज ऑक्सीलेट करना चालू कर देगा। चार्ज ऐसे भी ऑक्सीलेट करेगा, ऐसे भी ऑक्सीलेट करेगा, लेकिन अगर आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हो ये 90 डिग्री पे, तो क्या खास बात होगी? ये ऐसे भी ऑक्सीलेट कर रहा है तो चार्ज ऐसे भी ऑक्सीलेट कर रहा है, चार्ज ऐसे भी ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ये वाले कंपोनेंट यहां जाएंगे ही नहीं, ये वाले जाएंगे। कुछ समझ में आया? तो यहां जो लाइट मिली ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। मतलब अगर मैंने जो पोलराइजर मैंने ले रखा है उसको अगर यहां रख के घुमाते तो कभी ये डार्क हो जाता, कभी ये ब्राइट रहता, तो ये फाइनली पोलराइज लाइट है। तो ये अगर इसके 90 डिग्री पे आते तो पोलराइज है, किसी और पे जाते तो दोनों कंपोनेंट दिखाई देते। क्या ये समझ में आ रहा है? यहां ये अनपोलराइज है क्योंकि दरअसल इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ऐसा वाला तो क्रॉस हो जाएगा ना, और ये तो पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो बेहतर ऐसे मैं पार्शियली पोलराइज लिखूं तो ज्यादा बढ़िया नाम है। मींस ये कंपोनेंट एज इट इज इस डायरेक्शन में चला गया, ये कंपोनेंट क्लियर, ऐसा ट्रांसवर्स है, लेकिन ये वाले का एक कंपोनेंट इधर होता, एक कंपोनेंट इधर होता, ये कंपोनेंट क्रॉस नहीं कर रहा है, एक दूसरा कंपोनेंट क्रॉस कर रहा है।
तो ये स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है कि लाइट किसी पार्टिकल पे गिरती है, फिर उससे फैल जाती है। तो पार्टिकल से गिर के जब लाइट जाती है तो होता ऐसा है, ये लाइट पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद अलग से लाइट फेंकता है। तो ये इस पे गिरा, ऑक्सीलेट किया, नई लाइट जो फेंकी, तो इस डायरेक्शन में जो लाइट होगी वो पोलराइज लाइट होगी। ठीक है, मतलब अगर सन इधर है कहीं और हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं आसमान को, ये स्काई है, तो जो स्काई से स्कैटर करके लाइट हम तक आ रही होगी वो पोलराइज लाइट होगी। समझ गया ना? अगर हम ये 90 डिग्री मेंटेन कर रहे हैं तो इस पर से मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हां थ्योरेटिकल बनाया जा सकता है कि पोलराइजेशन या कौन सी लाइट पोलराइज होगी और किस डायरेक्शन में। ठीक है, तीसरा जिस पर से क्वेश्चन बनेगा, यूजिंग रिफ्लेक्शन। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहां से एयर है। अगर यहां से कोई लाइट जाती तो इसके पास दो कंपोनेंट हैं। अब अगर नॉर्मली हम बात करें तो ये बिना रिफ्लेक्ट हुए अगर ट्रांसमिट होती तो क्या बनता? नो रिफ्लेक्शन किए तो ये वाले कंपोनेंट ऐसे बनते, ये समझ पा रहे हो, और ये ऐसे, और ये लाइट आगे सी से इधर निकल जाती। बेहतर है मैं सी बाय म्यू कहूं। मतलब अगर ये बिना रिफ्लेक्ट किए जाती तो ये ऐसे बेंड होती और बेंड होके ऐसे निकल जाती। लेकिन अगर हमने कहा कि इसका एक हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होना है तो ये इसका कुछ कंपोनेंट रिफ्लेक्ट भी होना है। क्लियर? और अगर वो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे ये अगर आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो अब अंतर क्या आएगा कि इसके पास जो दो ऑक्सीलेशंस थे, इसी का कुछ हिस्सा इसको मिलने वाला था। देखिए, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो 100% इसको मिलता, अगर रिफ्लेक्ट हुआ है तो इसका कुछ हिस्सा इसको मिला है, तो इसका कुछ हिस्सा इसको गया। लेकिन एक खास बात दिख रही है, अगर ये परपेंडिकुलर हुए तो क्या अंतर आएगा? ये वाला कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं। तो ये कैसे दिखेगा इधर? मतलब ये जो ऑब्जर्वर होगा उसे पोलराइज लाइट मिलेगी। तो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड, रे परपेंडिकुलर है, ये 90 लिखा तो है। तो बता सकते हो इसमें एंगल कितना बनेगा? ये अगर एंगल थीटा है, इंसिडेंट रे का थीटा है, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये बताओ कितना है? 90 माइनस थीटा। तो क्या इससे म्यू बता सकते हो कितना है? बताओ। 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा, म्यू कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई? म्यू। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? टेन इनवर्स म्यू, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल। ये ब्रूस्टर्स एंगल है। मतलब इस एंगल को आप ऐसे सोच सकते हो, द एंगल एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, या द एंगल एट विच रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। तो मैं टेन इनवर्स म्यू रटने की बजाय ये समझना ज्यादा पसंद करूंगा कि ये 90 डिग्री है। क्यों? टेन इनवर्स म्यू में रिस्क क्या है? क्योंकि आपको यह भी याद रखना है कि एयर से डेंस में जा रहा है। अगर डेंस से एयर में जा रहा होता तो आंसर टेन इनवर्स 1 बाय म्यू होता, क्योंकि दोनों थीटा पलट जाते।
तो या तो आप याद रखो कि टेन इनवर्स इसका म्यू अपॉन इसका म्यू, या बेहतर है सिंपल सी ज्योमेट्री याद रखो कि ये दोनों परपेंडिकुलर रखने, हम फिगर बना के ढूंढ लेंगे जो भी आना होगा। नहीं, वो सब हमें नहीं याद रखना है। आई से कम होगी ये पक्का। क्या साउंड वेव पोलराइज नहीं हो सकती? पोलराइजेशन के लिए प्लेन होना जरूरी है। ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। नहीं समझ में आया? साउंड में तो आगे पीछे डिस्टरबेंस है, प्लेन है ही नहीं। हां, स्ट्रिंग वेव को पोलराइज किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, पोलराइज वही होगा जो ट्रांसवर्स होगा। लॉन्गिट्यूडनल के लिए पोलराइजेशन का सेंस ही नहीं है, तो साउंड में ऐसा कोई सेंस नहीं है पोलराइजेशन का। तो साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। क्या? अरे स्ट्रिंग में पोलराइज करना है, ये ऐसा था, ये ऐसा है, ये स्ट्रिंग इससे पास हो रही है तो ये होने देगी। अगर डिस्टरबेंस ऐसे हो और इसको मैं घुमा दूं तो रस्सी को जाने नहीं देगा ना, वहीं रोक देगा। नहीं समझ में आया? रस्सी ऐसी है, डिस्टरबेंस ऐसे है, तो अगर रस्सी इससे क्रॉस होके जा रही है तो डिस्टरबेंस यहीं रुक जाएंगे ना, तो हो गया पोलराइज। और क्या? और थीटा पे कर दो तो कुछ कम जाएंगे डिस्टरबेंस। चलो इसका न्यूमेरिकल देख लो, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसमें मैंने दो दो सरफेसेस ली। पहले ही क्वेश्चन में अगर मुझे ऊपर पोलराइज कराना है तो बस मैं ये कह रहा हूं कि आप फिगर याद रखें। फिगर क्या है कि रिफ्लेक्टेड और इनको आपस में परपेंडिकुलर करना है। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 1 है, ये 4/3 है। तो 1 साइन थीटा 4/3 साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 4/3, थीटा अप्रॉक्स 53 डिग्री। लेकिन अगर अब कहा होता कि हमें नीचे वाले से पोलराइज करना है तो ये फिगर हमारा बनता, यहां से लाइट इसमें आने दो, फिर इस रे और इस वाली रे को परपेंडिकुलर बना दो। तो अब अगर ये थीटा डैश होगा तो ये सोच पा रहा हूं 90 माइनस थीटा डैश, और ये थीटा तो ये थीटा डैश। क्लियर? अब ये दोनों मैं परपेंडिकुलर कर चुका हूं। तो एक बार स्नेल्स लॉ 4/3 और 7/5 में, एक बार 1 और 4/3 में। चलो तो इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन बनी 1 साइन थीटा
इज इक्वल टू 4/3 साइन थीटा डैश, और इधर बनी 4/3 साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 7/5 कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा डैश। तो यहां से टेन थीटा डैश इज इक्वल टू 21/20। सही है। और इसकी मदद से मैं साइन थीटा डैश की वैल्यू निकाल सकता हूं, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बना 21/841, और अगर ये वैल्यू ऊपर रख दी जाए तो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 ऑफ 21/841, तो 28/√841 आ गया समझ में। 784/841 का अंडर रूट। ये मैं निकाल के इसलिए देख रहा हूं क्योंकि अगर ये 1 से बड़ा आ जाता तो नॉट पॉसिबल आंसर होता। TIR नहीं, मतलब ये कंडीशन मीट नहीं करती ना, कभी भी एंगल 90 डिग्री नहीं बन पाता। TIR कैसे हो सकता है? हमेशा हम रेयर से डेंस में जा रहे हैं, रेयर से डेंस और डेंस, TIR तो हो ही नहीं सकता कभी। इसके क्वेश्चन वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी फॉरवर्ड ही होंगे, कुछ खास है सच इसमें कुछ होगा नहीं। तो होमवर्क आ गया, दो चीजें, टॉपिक पता नहीं कौन सा, और टॉपिक 4 एंड टॉपिक 4, लास्ट 2 टॉपिक 4 नाम लिखे हैं क्या टॉपिक पे? तो जो आज पढ़ाया वो ही आ गया, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन।